हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्री क्योर में जो कि एक हमारा इनिशिएटिव है जहां पर हम आपके साथ रेलेवेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ जहां पर हम बात करेंगे पेयजल सर्वेक्षण 2021 के बारे में, जो कि एक सर्वे है जो कि रिसेंटली ही आपकी जो यूनियन मिनिस्ट्री है ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स उनके द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि डेटा कलेक्ट किया जा सके ऑन द ड्रिंकिंग वाटर इन 10 सिटीज अंडर द जल जीवन मिशन अर्बन। ठीक है जी। तो इसमें ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड तो डेटा कलेक्ट किया ही जाएगा, बट साथ के साथ उन 10 सिटीज़ में किस तरीके से वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, क्या वहाँ की वाटर बॉडीज़ की कंडीशन है, तो ये भी डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा। तो कौन सी हैं वो 10 सिटीज़ यहाँ पर मेंशन की गई हैं? पटियाला, रोहतक, चूरू, आगरा, सूरत, बदलापुर, भुवनेश्वर, तुमकुर, कोची एंड मदुरई। तो इनमें से 5 सिटीज़ आपकी वाटर स्कार्स हैं और 5 आपकी वाटर अबंडेंट है। तो आपका होमवर्क ये है, आप पता कीजिए कौन कौन सी वाटर स्कार्स है और कौन कौन सी वाटर अबंडेंट है। तो बात करें जल जीवन मिशन अर्बन के बारे में, तो काफ़ी सिंपल सा एक औचित्य रखा गया है, एक एम रखा गया है यहाँ पे कि एक यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई क्रिएट की जा सके इन ऑल 4378 स्टैट्यूटोरी टाउन्स एज वेल एज सीवेज मैनेजमेंट इन 500 अमृत सिटीज़। तो अमृत क्या है? तो बेसिकली आपका अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि हम कह सकते हैं एक नया अवतार है जो ऑलरेडी आपका लॉन्च था, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन। ठीक है जी। तो बेसिकली इन अमृत के बारे में बात करें तो इसका भी फोकस इन्हीं चीज़ों पे है। वाटर सप्लाई हो गया, आपका नॉन मोटराइज अर्बन ट्रांसपोर्ट हो गया, ग्रीन स्पेसिस या फिर जो आपके ग्रीन पार्क्स हैं उनकी एस्टैब्लिशमेंट होगी। तो ये बेसिक बेसिक सी डिटेल्स हैं आपकी जो कि आपस में आप स्कीम्स के साथ को रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें आपकी 500 सिटीज़ की एक लिस्ट तैयार की गई है जिसमें काफ़ी सारी सिटीज़ हैं, जैसे कि आपकी कुछ सिटीज़ जो कि क्लासीफाई की गई हैं एज हेरिटेज साइट्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अंडर द हृदय स्कीम। ठीक है जी। तो इस तरीके की सिटीज़ हैं जो कि आपकी इस अमृत सिटीज़ के अंडर आती हैं। तो प्रोसीजर क्या रहेगा स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन का? तो सबसे पहले एक एमयू साइन होगा आपका सेंटर, स्टेट और अर्बन लोकल बॉडीज़ के बीच में। फिर इसमें जो सिटीज़ होंगी वो एक सिटी वाटर बैलेंस प्लान्स, आपके रिसाइकल रीयूज़ के प्लान्स और जो एक्वाफायर मैनेजमेंट प्लान्स हैं, इन सभी चीज़ों को तैयार करेंगे। फिर जो स्टेट रहेगा वो उसे इंस्पेक्ट करेगा और अप्रूव करेगा द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट विथ सर्टन बेसलाइन असेसमेंट। ठीक है जी। फिर जो मिनिस्ट्री है उन्होंने एक टेक्नोलॉजी सब मिशन भी इसमें लॉन्च किया है, जो कि एक प्लेटफॉर्म रहेगा जहां पर जो भी आउटकम्स रहेंगी स्कीम की वो वहां मॉनिटर की जाएंगी और उन आउटकम्स को असेस करने के बाद ही आपकी फंडिंग भी डिस्पर्स होगी। ठीक है जी। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें जो आपको सर्वे से रिलेटेड पता होनी ज़रूरी है कि जो आपका अर्बन वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो जितनी भी आपकी सर्वे की फाइंडिंग्स रहेंगी उन्हें डिस्प्ले करेगा, और जो सर्वे रहेगा, जो सर्वे का डेटा रहेगा वो आपका डिजिटली कलेक्ट किया जाएगा वाया इंटरव्यूज विद द सिटीजन्स, म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स एज वेल एज वाटर सैंपल कलेक्शन एंड टेस्टिंग। ठीक है जी। तो बेसिक डिटेल्स थी आपकी सर्वे से रिलेटेड। फंडिंग के बारे में बात करें तो ये तो आपको पता ही है, कुछ स्कीम्स आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती हैं, कुछ आपकी सेंट्रली सेक्टोरल होती हैं। स्पॉन्सर्ड में आपकी जो पूरी फंडिंग रहती है वो आपकी केंद्रीय सरकार द्वारा ही दी जाती है। सेक्टोरल स्कीम्स में एक पर्टिकुलर रेशो सेट कर दी जाती है कि इतनी फंडिंग राज्य सरकार देगी और इतनी फंडिंग केंद्रीय सरकार देगी। ठीक है जी। तो इसमें क्या रखा गया है कि जो सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे ताकि फंडिंग में हेल्प कर सकें एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट फंड। ठीक है जी। उसके अलावा जो केंद्रीय सरकार रहेगी वो 90% फंडिंग करेगी प्रोजेक्ट की फॉर द नॉर्थ ईस्ट एंड द हिल स्टेट्स। ये तो आपको पता ही है, काफ़ी सारी स्कीम्स है जहाँ पर ये मॉडल फॉलो किया जाता है नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स के लिए, और यूनियन टेरिटरीज रिसीव करेंगे इसमें 100% फंडिंग फ्रॉम द सेंटर। और जो बाकी स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर जो कैटेगराइजेशन की गई है वो आपकी पॉपुलेशन के बेसिस पे की गई है कि सपोज जो आपकी 1 लाख से कम पॉपुलेशन की सिटीज़ है वहाँ पर 50% केंद्रीय सरकार फंडिंग प्रोवाइड करेगी। अब जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख है वहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो 1/3 फंडिंग प्रोवाइड करेगी, और जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, मतलब 1 मिलियन से ज़्यादा है, वहाँ पर केंद्र सरकार 1/4 प्रोवाइड करेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, आपको स्टेटमेंट्स के तौर पे पूछ ली जाती है किसी भी स्कीम की फंडिंग से रिलेटेड। तो आई होप आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ गेन ज़रूर हुआ हो इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं।
यहाँ बात हो रही है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया, लासी। तो लासी बेसिकली आपका एक फुल स्केल नेशनल सर्वे है ऑफ द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हेल्थ, इकोनॉमिक एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पॉपुलेशन एजिंग इन इंडिया। तो जो लासी है एक नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सर्वे है ऑफ ओवर 72,000 ओल्डर एडल्ट्स जिनकी एज 45 या 45 से ज़्यादा है अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। सो बेसिकली अगले 25 सालों के लिए रखा गया है कि हर 3 साल में आपका सर्वे कंडक्ट किया जाएगा और सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि इवेल्युएट किया जा सके किस तरीके से जो आपकी पॉलिसीज चेंज हो रही हैं उनका बिहेवियरल आउटकम्स पे क्या इफेक्ट है। ठीक है जी। तो इसमें काफ़ी एक खास टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एल्डर अब्यूज़, जो कि आपके मेंस आंसर राइटिंग सोशल इश्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एल्डर अब्यूज़ एक ग्रोइंगली इंटरनेशनल प्रॉब्लम है जिसके काफ़ी मैनिफेस्टेशन है अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग कल्चर्स में, और ये एक तरीके से जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उनकी फंडामेंटल वायलेशन है जिसकी वजह से आपके काफ़ी हेल्थ एज वेल एज इमोशनल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं विक्टिम्स को। सो इसके काफ़ी मैनिफेस्टेशंस हैं, काफ़ी रूप हैं, फिजिकल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल या फिर फाइनेंशियल भी हो सकता है। बट ये पाया गया है रिपोर्ट के आधार पर कि सबसे ज़्यादा इंडिया में जो इसके विक्टिम्स रहे हैं वो आपकी एल्डरली वीमेन रही है और जो कि आपके रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। तो की फाइंडिंग्स हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में आपको पूछी जा सकती हैं। साथ के साथ मेंस आंसर राइटिंग में जितनी भी आपकी इस तरीके की किसी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स रहती हैं, अगर आप इन्हें कोट करें तो आप अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है जी। तो इसमें यह पाया गया है इस रिपोर्ट के आधार पे कि बिहार में आपके 12% सबसे ज़्यादा ये एल्डर अब्यूज़ का इशू है। उसके बाद कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ एज वेल एज छत्तीसगढ़ बताया गया है। ठीक है जी। अब ये जितने विक्टिम्स हैं इनमें से 77.3% ने कंप्लेन की है वर्बल या फिर इमोशनल इल ट्रीटमेंट की। ठीक है जी। और आपके ऑलमोस्ट अ फिफ्थ 23.7% उन्होंने कंप्लेंट की है एक तरीके की फिजिकल इल ट्रीटमेंट की किकिंग हो गई, हिटिंग हो गया, थप्पड़ मार दिया, बर्निंग या किसी भी तरीके का शो ऑफ फोर्स है तो वो आपका फिजिकल इल ट्रीटमेंट में आ गया और इसमें आपका 23.7% लोगों ने कंप्लेन की है। फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की भी कंप्लेंट आई है विक्टिम्स में से, वो आपके मोर देन अ क्वार्टर है 26.5%। ठीक है जी। कि जो एल्डर है उनकी जो एसेट्स हैं या उनकी जो भी प्रॉपर्टी या जो मनी है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। ठीक है जी। और ज़्यादातर देखा जाए तो आपके 50% से ज़्यादातर लोगों ने नेग्लेक्ट एक्सपीरियंस करने की बात की गई है। ठीक है जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डेटा। उसके बाद बात करें स्टेट वाइज किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है कि जो आपकी फिजिकल इल ट्रीटमेंट है वो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है 45%। ठीक है जी। वर्बल या फिर जो आपकी इमोशनल इल ट्रीटमेंट है वो आपकी सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में पाई गई है और साथ साथ जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन वो आपकी सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में पाई गई है। तो ये बेसिक सा डेटा है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों ही तरीके से, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। और अगर हम बात करें एल्डर अब्यूज़ के बारे में तो इसका सल्यूशन तब तक नहीं निकल सकता, एक कंप्लीट फुल प्रूफ सोल्यूशन तब तक नहीं आ सकता जब तक जो एल्डर्स हैं उनकी जो बेसिक एसेंशियल नीड्स हैं, फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन या फिर जो एक्सेस टू हेल्थ केयर है, इन्हें जब तक एड्रेस नहीं किया जा सकेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या जितने भी हम कह सकते हैं मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्हें ज़रूरत है, सरकार को ज़रूरत है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम किया जा सके ताकि ये जो एल्डर अब्यूज़ है इसे कम से कम किया जा सके। ठीक है जी। तो ये बेसिक से डिटेल्स से आपके इस टॉपिक से रिलेटेड। आइए थर्ड टॉपिक देखते हैं। यहाँ बात हो रही है अमेंडमेंट्स टू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिसेंटली ही यूनियन कैबिनेट ने कुछ अमेंडमेंट्स रखी हैं टू द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 2015 ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आ सके एक्ट से रिलेटेड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंटरेस्ट की जा सके ऑन द ब्यूरोक्रेट्स व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। ठीक है जी। सो क्या है आपका जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015? तो बेसिकली आपका इंट्रोड्यूस किया गया था
और पार्लियामेंट में पास भी हो गया था 2015 में, जिसके चलते इन्होंने जो पुराना एक्ट था, कौन सा था, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी लॉ एंड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, उसे रिप्लेस कर दिया था। तो इसमें काफ़ी एक मेन प्रोविज़न रखा गया था नए एक्ट में, जिसके चलते ट्रायल अलाउ किए गए थे ऑफ द जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ ऑफ इन द एज ग्रुप ऑफ 16 टू 18 ईयर्स। ठीक है जी, कि उन्हें एज अडल्ट्स ट्रीट किया जाएगा इन केसेस वेयर क्राइम्स वर टू बी डिटर्मिन्ड। ठीक है जी, तो इसमें जो भी नेचर रहेगा क्राइम का, वेदर जुवेनाइल शुड बी ट्राइड एज अ माइनर और चाइल्ड, ये आपका डिटरमाइन किया जाएगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड। सो बेसिकली जो आपका 2012 में दिल्ली गैंग रेप हुआ था, जिसमें एक अक्यूज को पाया गया था दैट ही वाज जस्ट शॉर्ट ऑफ 18 ईयर्स, तो उन्हें एज अ जुवेनाइल ट्रीट किया गया था। तो उसी के बाद ये आपके प्रोविजंस लाए गए थे। सेकंड मेजर प्रोविज़न क्या था आपके 2015 वाले एक्ट का, कि बेसिकली जो आपके अडॉप्शन से रिलेटेड था ये, कि ब्रिंगिंग अ मोर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अडॉप्शन लॉ इंस्टेड ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 एंड गार्डियंस ऑफ द वर्ड एक्ट ऑफ 1890, जो कि आपका मुस्लिम्स के लिए था। ठीक है जी, हालांकि इन्होंने इन लॉज को रिप्लेस नहीं किया है। तो बेसिकली एक्ट ने क्या किया, जो अडॉप्शन प्रोसीजर्स हैं ऑर्फन्स के लिए, अबैंडन्ड या फिर सरेंडर्ड चिल्ड्रंस के लिए, उसे स्ट्रीमलाइन किया है। और जो ऑलरेडी ही हमारी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, उसे एक स्टैट्यूटोरी बॉडी का स्टेटस दिया गया है, ताकि जो उनके फंक्शंस हैं उन्हें और ज़्यादा इफेक्टिवली वो परफॉर्म कर सकें। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अब बात करते हैं जो रिसेंटली अमेंडमेंट्स बताई गई हैं, इंक्लूजन ऑफ सीरियस क्राइम्स अपार्ट फ्रॉम द हीनियस क्राइम्स। तो पहले आपकी सिर्फ हीनियस क्राइम्स के बारे में ही कहा गया था, अब आपका सीरियस क्राइम्स के बारे में भी अमेंडमेंट में कहा गया है। ठीक है जी, तो जितने भी आपके हीनियस क्राइम्स रहते हैं उनकी मिनिमम या फिर मैक्सिमम सेंटेंस 7 ईयर्स के लिए रखी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्राइम। तो आपके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 के आधार पे तो लिखा गया है कि जो आपके जुवेनाइल्स होंगे विच आर चार्ज्ड विद द हीनियस क्राइम्स शुड एंड हु would be between the ages of 16 to 18 years would be tried as adults। ठीक है जी, मतलब उन्हें एडल्ट जस्टिस सिस्टम के प्रोसेस से ही प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है जी, तो जो अमेंडमेंट रखी गई है, जो कि यूनियन कैबिनेट द्वारा पास की गई है, बेसिकली उन्होंने पहली बार उसमें सीरियस क्राइम्स के बारे में बात की है, अलग से कैटेगरी डाल दी है, ताकि हीनियस क्राइम्स से उसे डिफ्रेंशिएट किया जा सके। ठीक है जी, हालांकि जो आपके हीनियस क्राइम्स जो लिखे गए हैं आपके ऑलरेडी 2015 के एक्ट में, उसे वैसे ही रिटेन कर दिया गया है। तो इससे क्या हुआ कि जो आपके हीनियस और सीरियस क्राइम्स हैं, एक तो क्लैरिटी होगी कि कौन से क्राइम्स आपके कौन सी कैटेगरी में आएंगे और किस तरीके से उससे रिलेटेड पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है जी, इससे क्या हुआ कि कोई भी जुवेनाइल होगा जिसे हीनियस क्राइम के लिए ट्राई किया जाएगा, कन्विक्ट किया जाएगा, तो वहाँ पे जो पनिशमेंट होगी उस क्राइम की, वो आपकी मैक्सिमम तो होगी ही, सेट की गई है 7 साल, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट उसमें मिनिमम सेंटेंस भी 7 साल का लगा दिया गया है। सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोविज़न का, इस प्रोविज़न के चलते बेसिकली ये इंश्योर किया जाएगा दैट द चिल्ड्रन एज मच एज पॉसिबल आर प्रोटेक्टेड एंड केप्ट आउट ऑफ द एडल्ट जस्टिस सिस्टम। ठीक है जी, इससे पहले क्या होता था कि किसी प्रकार का आपका कोई मेंशन नहीं था मिनिमम सेंटेंस का, और जो मैक्सिमम सेंटेंस था वो आपका 7 ईयर का था। तो जुवेनाइल्स बिटवीन द एजेस ऑफ 16 टू 18 ईयर्स, उन्हें एडल्ट्स के क्राइम के लिए भी, सॉरी एज एन एडल्ट्स भी ट्राई किया जाता था फॉर क्राइम्स लाइक पोजेशन एंड सेल ऑफ इलीगल सब्सटेंस, जैसे कि आपके ड्रग्स या अल्कोहल हो गए। तो ये अब जितने भी आपके क्राइम्स रहेंगे आपके सीरियस क्राइम के एम्बिट के अंडर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो मतलब यहाँ पे कैटेगराइजेशन कर दी गई। अब दूसरी जो अमेंडमेंट की बात की गई है कि जो डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनके परव्यू को एक्सपैंड करने की बात की गई है। तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स रहेंगे अलॉन्ग विद द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो मॉनिटर करेंगे फंक्शनिंग ऑफ वेरियस एजेंसीज अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, तो इसमें आपकी चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ आ गई, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स आ गए, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स आ गई, या जो आपके स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं, ये सभी इंक्लूडेड हो गए जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा इनकी फंक्शनिंग मॉनिटर की जाएगी। तो बेसिकली ये अमेंडमेंट क्यों आई है, क्योंकि एक रिपोर्ट फाइल की गई थी बाय द NCPCR इन 2018-19 इन विच ओवर 7,000 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, जो आपके चिल्ड्रंस होम भी जिसे हम कहते हैं, जिनका सर्वे हुआ था, और ये पाया गया था दैट
1.5% do not conform to the rules and regulations of the JJ Act and 29% of them had major shortcomings in their management। और इस रिपोर्ट के आधार पर यह भी पाया गया था कि ऐसा कोई भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन नहीं था पूरे हमारे देश में जिसे पाया गया हो कि वो जेजे एक्ट के प्रोविजंस के आधार पर काम कर रहा हो 100%। ठीक है जी, तो इसीलिए ये अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस बेसिकली क्या होते हैं आपके, या आपके सरकार द्वारा भी रन किए जाते हैं, सरकार द्वारा एड भी प्रोवाइड की जाती हैं, प्राइवेटली रन या फिर आपके सरकार के थ्रू भी रन किए जाते हैं, या आपके प्राइवेट या फिर फॉरेन फंडिंग के द्वारा भी रन किए जाते हैं। तो ये बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं ये आपके CWC के अंडर आते हैं। एंड द स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हैड अ वेरी लिटिल ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग। तो पहले क्या होता था, अगर लाइसेंस रिसीव करना है तो एक एप्लीकेशन सबमिट की जाती थी। तो अगर 3 महीने के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वो जो भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन या जो भी चिल्ड्रन होम रहेगा उसे कंसीडर कर दिया जाएगा एज टू बी डीम्ड रजिस्टर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, अगर सरकार की उसमें परमिशन मिले या ना मिले। तो नई जो अमेंडमेंट है इसके आधार पर ये इंश्योर किया जाएगा किसी प्रकार का जो चिल्ड्रन होम है या आपकी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं इन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सैंक्शन के बिना खोला ना जाए। ठीक है जी, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दी गई है, जितने भी आपके चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं जो उनके डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वो सारे नॉर्म्स और प्रोसीजर्स को वहाँ फॉलो करें। ठीक है जी। इसके अलावा जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेंगे वो एक बैकग्राउंड चेक भी कंडक्ट करेंगे ऑफ द CWC मेंबर्स, जो कि आपकी मोस्टली सोशल वेलफेयर एक्टिविस्ट या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं उनकी, ताकि ये इंश्योर किया जा सके ये जो मेंबर्स हैं इनके अगेंस्ट किसी प्रकार का गर्ल चाइल्ड अब्यूज़ का केस नहीं हो। ठीक है जी। और साथ के साथ जो अडॉप्शन की एक पूरी प्रोसीजर थी जहाँ पर कोर्ट द्वारा ऑर्डर प्रोवाइड किया जाता था तभी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली उसे और ज़्यादा स्विफ्ट करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे अब उन्हें इंचार्ज बना दिया गया है ऑफ सेंक्शनिंग द अडॉप्शंस, ताकि जो ये लेंथी कोर्ट प्रोसीजर्स हैं उन्हें वहाँ पर रिमूव किया जा सके। ठीक है जी। तो इसमें चैलेंजेस भी काफ़ी हैं क्योंकि हालांकि जो अमेंडमेंट्स हैं ये सभी द्वारा ये काफ़ी इसकी सराहना की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जिन बच्चों को केयर की ज़रूरत है उन्हें एक तरीके से प्रोटेक्शन भी मिलेगी, बट एक DM के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं। ठीक है जी। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, जो आपका NCPCR वाला सर्वे है, अब उसके आधार पर ये भी पाया गया था कि जो आपके काफ़ी फंडिंग द्वारा जो ये इंस्टीट्यूशंस चल रहे थे वहाँ पर जो बच्चे थे उन्हें बिल्कुल ही अनसैनिटरी कंडीशंस में रखा जा रहा था, जैसे जो आपके पोटा कैबिन्स होते हैं वहाँ पर रखा जा रहा था। और इस सर्वे के बाद ही जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने अराउंड 500 इलीगल चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया था जो कभी रजिस्टर भी नहीं हुए थे आपके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के आधार पर। ठीक है जी। तो ये बेसिक डिटेल्स थे आपके इस टॉपिक से रिलेटेड। आइए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं जो कि आपका IR से रिलेटेड है। तो रिसेंटली ये अपॉइंटमेंट हुई है WTO के डायरेक्टर जनरल की, कोजी कोंजो एवेला ये इनका नाम है, आई होप प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर सही हो। तो इनकी अपॉइंटमेंट की गई है एज द WTO डायरेक्टर। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये आपके नाइजीरियन इकोनॉमिस्ट हैं जो कि सर्व कर रहे हैं पब्लिक डोमेन में एज एन एक्सपर्ट ऑन द डेवलपमेंट एंड फाइनेंस। तो जो न्यूली अपॉइंटेड हेड है ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहली महिला बनी है और सबसे पहली अफ्रीकन बनी है टू होल्ड द रोल इन इट्स हिस्ट्री। WTO की हिस्ट्री में पहली बार ये हुआ है। और हालांकि इनकी डुअल सिटीजनशिप है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, तो ये पहली अमेरिकन भी बनी है इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए। तो लगे हाथ WTO के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपकी सिर्फ अकेली एक ऐसी ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है विद द रूल्स ऑफ द ट्रेड बिटवीन द नेशंस। हालांकि काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं आपके WTO से रिलेटेड, जो कि हमने आपके मैड इनिशिएटिव में भी 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड डिस्कस किए हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लें। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है जी। जो आपका ऑलरेडी ही एक जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ्स जिसे हम गैट भी कहते हैं, तो बेसिकली ऑलरेडी आपका एग्जिस्टेड था जिससे WTO ने रिप्लेस किया था। गैट आपका 1946 से चल रहा है। ठीक है जी। तो आपसे क्वेश्चन है, क्या इंडिया गैट का मेंबर था? तो आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है जी। और WTO की जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एग्रीमेंट है जिसके बारे में पता होना चाहिए वो है आपका मराकेश एग्रीमेंट, जो कि आपका अराउंड मोर देन 120+ नेशंस द्वारा साइन किया गया था अप्रैल 1994 में। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं आपकी WTO से रिलेटेड। तो रोल क्या रहेगा डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का?
तो हालांकि जितने भी आपके WTO के डिसीजंस रहते हैं वो आपके मेंबर स्टेट्स द्वारा ही लिए जाते हैं थ्रू आइदर अ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और थ्रू जनरल काउंसिल, तो इसमें जो डायरेक्टर जनरल होंगे उनकी काफ़ी कम पावर रहेगी ओवर द मैटर्स ऑफ द पॉलिसी। तो मोस्टली जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो सुपरविजन की रहेगी या जो ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस हैं उनको डायरेक्ट करने की रहेगी। तो ये बेसिक सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी हैं, IR के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स यहीं ख़त्म होते हैं। आई होप आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ गेन ज़रूर किया हो। तो इसी तरीके से रेगुलरली आप करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए प्रीक्योर के माध्यम से, और जो शाम को हम आपके प्रीमिक्स में डेली 5 MCQs डिस्कस करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स नज़दीक आता जा रहा है, जितने आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी प्री बेस्ड क्वेश्चंस की उतनी ही आप चीज़ें रिटेन कर पाएंगे और उतना ही अच्छा आपका स्कोर आएगा प्रीलिम्स में। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।